बातचीत करते हैं हाउसिंग सेक्टर की, और इस सेक्टर की उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर इससे लोग प्रभावित होते हैं। क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए और क्या रियलिस्टिकली हो पाएंगी, इस पर बातचीत करेंगे आधार हाउसिंग फाइनेंस के एमडी एनसीओ ऋषि आनंद जी से। ऋषि सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सिंधी आवाज़ पर। ये एक ऐसा सेक्टर है जिसपे हर अमीर गरीब मिडिल क्लास की नज़रें रहती हैं। तो आप लोग चूँकि मास हाउसिंग सेगमेंट में काम बहुत बड़े पैमाने पर करते हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए इस बार बजट में? हमारा बुलाने के लिए। और आपने सही बोला, ये ऐसा सेक्टर है जहाँ पे उम्मीदें बहुत लोगों की बंधी हुई हैं सरकार से। और हम पूरे सेक्टर को ये उम्मीद है कि इस बजट में बहुत सारे पॉपुलिस्ट स्कीम्स आने वाले हैं हाउसिंग सेक्टर को लेके। जैसे आपको मालूम ही है कि हाउसिंग सेक्टर खाली एक एम्प्लॉयमेंट जनरेटर का सेक्टर नहीं है, इकोनॉमिक ग्रोथ का बहुत बड़ा सेक्टर है। इसके साथ साथ लिंक्ड बहुत सेक्टर्स हैं। सीमेंट सीमेंट हो गया, बहुत सारे सेक्टर इससे इसे बढ़ावा लेते हैं। सीमेंट, स्टील, फाइनेंशियल सर्विसेज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, इलेक्ट्रिकल कंपनीज, तो बहुत लोगों को बढ़ावा मिलता है। तो ऑब्वियसली उम्मीदें बहुत हैं इस बार। जी, तो कुछ एक स्पेसिफिक, जैसे हम लोग ये सुन रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़े ऐलान हो सकते हैं। 4 करोड़ घर बन चुके हैं और 3 करोड़ और बनाने का ऐलान तो खुद प्रधानमंत्री जी कर चुके हैं। क्या इस बजट में ये आप रखते हैं कि फाइनेंशियली अनाउंस हो, क्योंकि ये स्कीम अब रीलॉन्च करनी चाहिए? नीरज जी, प्री बजट अनाउंसमेंट में एफएम ने क्लियरली बोला था कि पीएमएवाई सब्सिडी स्कीम दोबारा आएगी। ये एक बहुत पॉपुलर स्कीम रही है। 2022 में ये खत्म हो गई थी स्कीम। पूरी इंडस्ट्री की नजर इसी पे टिकी हुई है कि ये स्कीम अब किस कॉन्टोर्स के साथ आएगी, इसमें क्या क्या और बेनिफिट ऐड किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने एज एन इंडस्ट्री ये सजेशन दिया था कि इस स्कीम में जो पहले लिमिट थी 2.67 लाख की थी 2022 तक, उसको बढ़ा के 3 लाख कर दिया जाए। और जो टोटल कवरेज था वो करीब 21,000 लोकेशंस का था, उसको बढ़ा के डबल कर दिया जाए। ओके, 21,000 लोकेशन से बढ़ा के 42,000। सर मुझे ये बताइए कि जो आप कह रहे हैं कि 267 से 3 लाख कर दिया जाए, इसमें आप लोग कैसे रोल प्ले करते हैं? हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज कैसे काम करती है इस स्कीम के साथ मिलकर, वो बताइए। जी नीरज जी, तो होता क्या है, हम एज एन इंटरमीडिएटरी काम करते हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। सरकार जो भी सब्सिडी अप्रूव करती है वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को आती है और कस्टमर के लोन अकाउंट में एडजस्ट हो जाती है। मान लीजिए कि कस्टमर ने 10 लाख का लोन किया है, 2.67 लाख अगर उसको सब्सिडी आ गई तो उसके 10 लाख के लोन आउटस्टैंडिंग में से 2.67 हम कम कर देते हैं और वो डायरेक्ट बेनिफिट कस्टमर को चला जाता है। तो ये इसकी कोई अपर लिमिट है, कितने तक का घर बनाओगे तो उसमें से 267 कम होगा? तो 10 लाख के उसमें उसमें बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। पहला कंडीशन होता है कि विमेन ओनरशिप होनी चाहिए। फिर एक एरिया का डेफिनेशन होता है प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर कि इतने स्क्वायर फुट का मकान होना चाहिए। तो ऐसा कोई लिमिट नहीं है। आप 25 लाख का लोन भी लेंगे तो 2.67 मिलेगा, 10 का लेंगे तो भी 2.67 मिलेगा। ओके, और रूरल और अर्बन में कुछ फर्क है? जी हाँ, एक दो स्कीम्स हैं नीरज जी। एक है पीएमएवाई अर्बन और एक है पीएमएवाई ग्रामीण। हम्म। ग्रामीण में जो बेनिफिट है वो है 72,000 रुपए का। और ये एक हमारी और रिक्वेस्ट रही है एफएम से कि ये दोनों स्कीम्स को क्लब कर दिया जाए, बिकॉज ग्रामीण लोकेशंस में भी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन तो पिछले कई साल में बढ़ गई है। बट थोड़ा सा तो महंगा पड़ता होगा शहरों में, जैसे कि लेबर कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाएगी, या छोटी छोटी चीज़ें हैं जो गांव की तुलना में ज़्यादा महंगी होंगी? हाँ सर, यहाँ पे क्या है, जो ग्रामीण की डेफिनेशन है वो देखा जाए तो ये रोड साइड टाउन्स जो होते हैं, छोटे तालुकाज होते हैं, छोटे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। हम प्रॉपर विलेज की बात नहीं कर रहे हैं। हम उन लोकेशंस की बात कर रहे हैं जो रोड साइड के टाउन्स में, हाईवेज के साइड में आते हैं। उनमें कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन और एक छोटे शहर में या मीडियम साइड शहर में मोर और लेस सिमिलर होगा। 100-200 रुपए स्क्वायर फुट का डिफरेंस आता है। ओके, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता। अच्छा, चूंकि हाउसिंग सेक्टर बहुत बड़ा, हम लोग केवल पीएमआई की बात कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे लोग जो शहरों में रहते हैं, वो जो घर खरीदते हैं उनको टिकट साइज़ ज़्यादा होता है, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा छूट नहीं मिलती। 2 लाख रुपए की मिल गई या बहुत थोड़ी सी छूट है। और आज के ज़माने जी। में अब जिस तरह के मकान मिल रहे हैं ना, मुंबई दिल्ली छोड़ दें तब भी छोटे शहरों में भी 30, 40, 50 लाख तक के मकान होते हैं। तो इसमें आपको लगता है कोई फेरबदल करना चाहिए? नीरज जी, आप एकदम सही पॉइंट पकड़ा है आपने, और ये हमारा एक रिकमेंडेशन भी रहा है मिनिस्ट्री को कि देखिए, इसमें दो तीन चीजें करने की जरूरत पड़ेगी। एक तो सबसे पहले ये जो प्रायोरिटी सेक्टर या अफोर्डेबल सेक्टर का जो डेफिनेशन है इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, वो चेंज करने की जरूरत है। आज मेट्रो लोकेशन में अफोर्डेबल उसको बोलते हैं जो 35 लाख तक का मकान होता है। अब 35 लाख में मेट्रो लोकेशन में आपको मालूम है कि आप बहुत मुश्किल है अफोर्डेबल हाउस खोजना। इस लिमिट को बढ़ा के 50 लाख कर देना चाहिए।
और नॉन मेट्रो लोकेशन में जो कि 25 लाख की लिमिट है उसको 35 लाख कर देना चाहिए। तो एक तो हो गया प्रॉपर्टी वैल्यू पे। दूसरा एक सर 2015 में एक एक डेफिनेशन हुआ था कस्टमर इनकम पे कि ईडब्ल्यूएस जो बोलते हैं हम, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उसका इनकम डेफिनेशन रेंज था 3 लाख तक हाउस घर का इनकम। और जो एलआईजी था लोअर इनकम ग्रुप, उसका 6 लाख था। आई थिंक अब टाइम आ गया है, ये 7-8 साल पहले किया गया था, टाइम आ गया है कि इनको रीडिफाइन करके 3 से 5 कर दिया जाए और 6 से 10 लाख कर दिया जाए। इन दो चीजों को करने से बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ जाएगा। कितनी उम्मीद रखते हैं आप ये करेंगे? वैसे एक चीज़ मुझे आज तक समझ में नहीं आई आनंद जी, कि ये सरकार को भी मालूम है कि इससे जुड़ी कम से कम 30 इंडस्ट्रीज़ हैं जो हाउसिंग जी, बोर्ड से चलती हैं, उसमें मतलब बहुत सारी और लेबर एम्प्लॉयमेंट बहुत होता है। फिर भी जी। सरकार एक हिकअप रखती है, करती नहीं है, या अरे एकदम से क्यों नहीं करते? आप लोगों को लगता है कि कोई एक चीज़ है जो रोकती है? सर देखिए, मैं ये नहीं बोलूंगा कि सरकार को इसका इल्म नहीं है या वो कर नहीं रही है। अगर आप पिछले 5 से 7 साल का ही देखें, हिस्ट्री देखें, ट्रांजेक्टरी देखें, और मैं बाकी कंपनीज और इंडस्ट्री की बात छोड़िए सर, मैं आधार हाउसिंग फाइनेंस की बात करता हूं। हमने 2022 तक 1800 करोड़, पिछले 4 साल में 1800 करोड़ की सब्सिडी दी है। जो कि हमारे हमारे करीब 82,000 कस्टमर्स को बेनिफिट हुआ है। 50% ऑफ हमारे होम लोन बुक को इसका बेनिफिट मिला है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं कर रही है। हमें मालूम है कि क्या क्या पर्दे के पीछे क्या बातें होती हैं, जैसे लूजली बोला जाता है। और बहुत बहुत इंटरेस्ट ले रही है गवर्नमेंट इस पे। और हम जैसे इंटरमीडिएटरीज को बोला जाता है कि आप जाके और प्रोपोगेट करें और इस स्कीम को और एंड यूजर को बताएं। मैं इसलिए कह रहा सवाल कि सर, जब भी हम लोगों ने रियल एस्टेट डेवलपर से बात की, बड़ी कंपनियों से, तो सबका ये कहना है कि मास हाउसिंग या अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं बिक रही है, बहुत प्रीमियम हाउसिंग सब जगह बिक रही शहरों में। सारे बिल्डर्स का एक ही ये कहना है। तो ठीक है, पीएमएवाई की तरह हो सकता है कि आपने अच्छा किया और 4 करोड़ घर बनाए, तो फैक्ट है। लेकिन शहरों में घर खरीदना बहुत मुश्किल है और लोग नहीं खरीद पा रहे क्योंकि वो कॉस्ट बढ़ रही है और उनको उतना अच्छा, ब्याज भी महंगा हो गया, अब तो 8-9% पे होम लोन मिल रहा है। तो ये एक ऐसा सेक्टर जिसमें कुछ सरकार को आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की ज़रूरत है। कन्वेंशनल सोच से तो बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। बट एनीवे नहीं हम नहीं, लोग, एकदम जी। एकदम सही बोला सर आपने। और एक अगर आपको ध्यान हो तो पीएमएवाई के अंडर ही एक और स्कीम है, जो स्कीम नंबर 2, जिसको अफोर्डेबल हाउसिंग विद पार्टनरशिप बोलते हैं। आई थिंक उसमें बहुत करने की जरूरत है। होता क्या है सर कि सेंटर लेवल से स्कीम हो जाती है, बट स्टेट पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए, जैसे हम आप कुछ डेटा पॉइंट बोले तो गुड़गांव में ऐसे बहुत अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आए हैं। अब प्रोजेक्ट्स आएंगे तो हाउसिंग बिकेगा, सीधी सी बात है। आई थिंक स्टेट्स को थोड़ा और इंटरेस्ट लेना पड़ेगा इसमें, और अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स इन पार्टनरशिप, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में लाने पड़ेंगे। बिल्कुल सर, आपने गुरुग्राम का नाम लिया, वहाँ तो 12,000 रुपये स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है नॉर्मली। तो बहुत मुश्किल है वहाँ लोगों के लिए मकान खरीदना। और ये सिर्फ गुरुग्राम नहीं, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, इंदौर, भोपाल, जहाँ जी, भी जाइए 30-40 लाख रुपए का एवरेज टिकट साइज़ वहाँ आजकल हो गया है। बहरहाल सर, उम्मीद करते हैं कि शायद इस बजट में सरकार इस बारे में सोचेगी और देश में बहुत सारे मिडिल क्लास के लोग इसको सुनना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।